नमस्कार सुमित जी। आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए बहुत शुभ हो। अंजू जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पेशल डे है। दोनों ने अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस डाली होती हैं वो डाली हुई हैं धनतेरस की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि कतर को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है। खबर ये है कि कतर में भारत के जो 1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें इजराइल शिफ्ट किया जा रहा है। अंजू जी, ये दुनिया जो है अभी मोदी जी की हिंदुस्तान टाइम्स में एक अभी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने स्पीच दी। इनका एक वर्ड था जो उन्होंने बोला, दिस इज भारत मूवमेंट। हमने अपनी शक्तियों को कभी पहचाना ही नहीं। पिछले 10 सालों में हमें पता लगा कि हमारी शक्ति क्या है। हम तो गिड़गिड़ाते थे दुनिया के सामने। आज दुनिया हमारे सामने गिड़गिड़ाती है। अब उसको आप इसके साथ लिंक कीजिए कतर के साथ। अगर कहीं पहले ऐसी कोई हरकत हुई होती तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो जा रहे होते यूनाइटेड नेशंस में, देखिए कतर क्या कर रहा है। भारत झुकता ही नहीं है। अब हमने दुनिया को झुकाना शुरू कर दिया। यही पावर है भारत की, जो मोदी जी ने जागृत की है दोबारा से। देखिए, सनातनी कभी भी झुका नहीं है, कभी भी। ये इन्होंने झुकाने की बड़ी कोशिश करी। एक ही कंट्री है जो इनके सामने, किसी के सामने झुका नहीं। हमने गर्दनें कटा दी, झुके नहीं। तो ये चीज आपने देखी है। अभी इसराइल के साथ भी हमने एक एग्रीमेंट किया था कुछ महीने पहले कि भाई वहां पर अगर कोई भी एक्सचेंज ऑफ वर्कर्स है या टेक्निकल स्टाफ है, उनको चाहिए या हमें चाहिए, हम एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन दिस टू कंट्रीज। वो एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी साइंड है, हमें साइन करने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने डिमांड कर लिया कि भाई हम जो पैलेस्टीन के लोग हैं इनको वीज़ा देते थे कि भाई वो इसराइल में जाकर डेली वेजेस पे काम कर सकते हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई भी काम है वो कर सकते हैं वहाँ पर। या घरों में भी जो लेबर चाहिए, हेल्प चाहिए, उसके लिए भी वो पैलेस्टीन से लोग बुलाते थे। अभी उन्होंने बोल दिया कि इनको किसी को भी वीज़ा नहीं देगा। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि यही लोग वहाँ जाकर इन्होंने सारे मैप्स बनाए कि कौन से घर में कौन रहता है, कितने पैसे हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये वहां पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे, जो आकर एक एक आदमी ने हमास को सारी इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद टारगेटेड अटैक्स करने शुरू किए। इसलिए इसराइल ने उनके वीजे ही कैंसिल कर दिए, दोबारा नहीं देंगे। अब इतनी बड़ी लेबर फोर्स कौन दे सकती है सिवाय भारत के। और भारत के लोग क्या है, दे आर टेक्नीशियंस ऑल्सो। कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं, प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिकल का काम है, आप कोई भी काम ले लीजिए। दे आर सक्षम और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो भारत ने भी बोला भी ठीक है, कतार में हमारी इतनी बड़ा डायस्पोरा है, किसी को चाहिए ट्रांसफर कर देते हैं। एंड इजराइल इज अ मच बेटर कंट्री देन कतर। कतर में तो आपको सांस लेने की भी परमिशन नहीं है इफ यू आर अ हिंदू। तो इसराइल में ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव द फ्रीडम, आराम से रह सकते हैं, खुल के जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है भैया ये बुर्का वाली है तो इसको अगर बात भी कर ली तो हमारा गर्दन कट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसराइल इज अ वेरी ओपन कंट्री। अपने रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। कतर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उन लोगों को भी, जिसको बोलते हैं कि शायद ऊपर वाला ने सुन ली उनकी, हमारे भगवान ने सुन ली है इनकी, जो कतर में हमारे लोग रहते हैं जो दुखी थे मजबूरी में। देखिए, कोई भी आदमी है मजबूरी में बाहर जाता है काम करने के लिए। अगर उसको अपने कंट्री में नहीं काम मिल रहा होगा तभी वो बाहर गया है। वहां पर भी बेचारे अकेले रहते हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर नहीं जाते, सिर्फ इसलिए कि पैसे कमाते हैं और घरों में वापस भेजते हैं। अब ये लोग इसराइल में जाकर सुख चैन की जिंदगी जिएंगे, और जिसको बोलते हैं कि इज्जत से जिएंगे। उन्हें डर के रहने की जरूरत नहीं है, किसी से भी दब के रहने की जरूरत नहीं है। और ये मूव बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज कतर इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन जो हमारे वर्कर्स हैं उनके ऊपर। इनकी सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारे सर पे चलती है, हमारे वर्कर्स के कारण चलती है। उसमें से 1 लाख लोग जो कि पहले ही ट्रेंड थे भारत में, उसके बाद कतर में जाकर भी ट्रेनिंग ली है। दैट मीन्स वो सारा ट्रेंड जो लोग हैं वो वहां से ट्रांसफर हो गए। तो कहाँ से लेके आएंगे लेबर को? चाइना से, जिनकी भाषा भी समझ नहीं आती, और या पाकिस्तान से, जो आएंगे काम करने के लिए और चोरी करके कुछ ना कुछ ले जाएंगे, या भाई भीख मांगनी शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल भिखारी तो ये पहले से ही हैं। तो आप सोच के देखिए, 1 लाख लोग इमीडिएटली ट्रांसफर होना एक कंट्री में से, उस कंट्री का हालत क्या होगी। तो ये भी एक पावर दिखाने का तरीका होता है कि दिस इज अवर पावर। और जी। इसको अब हम यूज करेंगे डिप्लोमेटिकली ऑल्सो, इकोनॉमिकली ऑल्सो, एंड ऑल्सो गिव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू अवर डायस्पोरा। इसी को बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक्स। सुमित जी, मास्टर स्ट्रोक तो ये है।
और क्या इसको वो जो भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारी इस वक्त कतर में हैं, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है, भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वो रिहा हो जाए, उस मामले से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? इसीलिए आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं? मेरा इशारा उधर ही था कि भी ये मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने तो ये डिक्लेयर किया है कि हमने आपके 8 नेवी के लोगों को हमने फांसी पे चढ़ाना है। हमने कतर को ही फांसी पे चढ़ा दिया। यही यही बोलता हूँ मैं, मास्टर स्ट्रोक इसी को बोलता हूँ, अपनी पावर। आप सोच के देखिए, 1 लाख आदमी एकदम से निकल जाएगा, कतर का क्या होगा? और उसको भरने के लिए, उतने आदमियों को भरने के लिए कितना टाइम चाहिए? और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी टाइमलाइंस होती हैं कि इतने टाइमलाइन में हमें ये प्रोजेक्ट्स को पूरे करने हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर फिर डिफॉल्ट की जो है उसके बाद क्लॉजेस लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमने भी छोटा मोटा नंबर की बात नहीं कर रहे। 8 वर्सेस 1 लाख, इसी को बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। तभी मैं बोल रहा हूँ, हमने उनकी इकोनॉमी को हिलाने के लिए वो कदम उठाया है और वो पॉलिसी बनाई है कि भाई अब हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। यस, वी आर नॉट ओनली डूइंग दिस थिंग ओनली कि हमने अपनी ताकत दिखा दी, 1 लाख बंदा वहां से निकाल देंगे। हम डिप्लोमेटिकली भी बात कर रहे हैं उनसे। हमने ऑलरेडी कोर्ट के अंदर जो उन्होंने जो भी किया है, वहां पर जजमेंट दी है, उसके खिलाफ भी वी आर गोइंग टू स्टैंड, वी आर गोइंग टू अपील। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर काम करेगी एंड वी आर गोइंग टू फाइट द केस। छोड़ने वाले नहीं है वो। भाई हमारा एक अभिनंदन पकड़ लिया था, पूरे पाकिस्तान की जो टांगे हैं वो कांप रही थी। उनके जो जनरल थे उसके मसीने पसीने पे वो आ गए थे, पसीने आ गए थे कि भारत अटैक करने वाला है एक आदमी के लिए। यहाँ तो 8 हैं, तक कतर को छोड़ने वाले नहीं हम लोग, उसको कतर कतर के खत्म कर देंगे हम लोग। ये हालत है हमारी। तो इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक में इसलिए बोल रहा हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनी कंट्री नाउ। और भाई मलेशिया ने हमें हल्का सा कश्मीर के ऊपर आंखें दिखाने की कोशिश करी थी, जब 370 हमने खत्म किया था। हमने उनका पाम ऑयल बंद कर दिया। 1 महीने में उनके प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा था बिकॉज इकोनॉमी का फटा बैठ गया था 1 महीने में। ये है भारत की ताकत और ये है हम दिखाना चाहते हैं और दिखा भी रहे हैं। और दिखाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल ताकत है हमारी। अगर इसको अभी यूज नहीं करना तो कब यूज करना है? बिल्कुल, टाइमिंग बहुत खतरनाक है ना। और दूसरा ये है कि जो कतर है वहां पर तो मैंने सुना है कि 6 लाख इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं। तो धीरे धीरे तो अगर अभी 1 लाख गए हैं, उसके आगे भी काम जब बढ़ेगा इसराइल में, वहां तो काम बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारे के सारे वहां सरक गए तब तो कतर के पर अपने आप कतर जाएंगे। देखिए 6 लाख बोलते हैं, इज मोर देन 6 लाख पीपल। इस मेरे जो मेरे आंकड़े हैं, अबाउट 7 लाख पीपल आर वर्किंग इन कतर। लेकिन आप देखिए क्या होता है जब एक वेव शुरू होती है। भाई भारत ने अगर एक एक विंडो खोल दिया इजराइल के अंदर हमारे वर्कर्स के लिए, तो यही नहीं है कि सिर्फ कतर से जाएंगे और सिर्फ इजराइल जाएंगे। देन अदर कंट्रीज ऑल्सो से भाई इतना डायस्पोरा, बिकॉज अभी तो किसी को नंबर्स ही नहीं पता कि भारत का डायस्पोरा कितना बड़ा है बाहर की तरफ, और ये कितने स्किल्ड लेबर के लोग हैं। हर एक कंट्री को चाहिए। आज अगर यूरोप में इमिग्रेशन का इशू है या अमेरिका में इमिग्रेशन का इशू है, इसलिए उन्हें वर्कर्स चाहिए, उन्हें मिलते नहीं है। जो भी अप्लाई करता है उसको अंदर आने देते हैं, और आज उन्हें संभालना मुश्किल हो गया बिकॉज सारे चोर चक्के, सारे जो ना, कोई जिहाद करने आ रहा, कोई भी आ रहा है तो उनको एंट्री दी जा रही है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे आर गोइंग टू आस्क भारत से कि भाई अगर आपके पास इतने स्किल्ड लेबर है, हमें तो स्किल्ड लेबर की जरूरत है, आप हमें दे दीजिए, कैन यू प्रोवाइड? देन इट इज गोइंग टू बी अ टूल इन आवर हैंड्स कि कहाँ पे किसको भेजना है और किसको टाइट करना है। अब सब दुनिया के जो स्क्रू है वो हम टाइट करने वाले हैं। यही चीजें है जो मैं यहाँ पे एक दुश्मन कंट्री में बैठकर भी महसूस करता हूँ। एंड यू कैन फील दैट कि एक गर्व है हमें कि क्या ये भारत की ताकत है जो हम दिखा रहे हैं आज की डेट में और उसे यूज कर रहे हैं। ये डायस्पोरा कुछ छोटा नहीं है, 2.5-3 करोड़ लोग हैं जो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं भारत के। वी कैन यूज देम एनीवेयर, हूएवर इज फ्रेंडली विद अस। तभी एक बात शुरू होती है हमेशा, फ्रेंडली नेशंस एंड नॉन फ्रेंडली नेशंस, फ्रेंडली शोरिंग, ये सारी जो चीजें हैं। अब हम टारगेटेड कंट्रीज में जाकर अपने बंदों को भेज सकते हैं, वहां की इकोनॉमीज में हेल्प कर सकते हैं, एंड अ टू वे एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जैसे हमने इजराइल के साथ किया है। मैं इजराइल गया हूं और इजराइल में जो तरक्की है, मैं तो हैरान रह गया था। इतनी छोटी सी कंट्री और क्या उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं भाई, इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इजराइल कैन बी दैट डेवलप्ड कंट्री। और सारा रेगिस्तान है वहां पे, एक तिनका भी उगता नहीं है, और उन्होंने
अपने अपने लिए भी खेती करिए, बिना मिट्टी के वो खेती करते हैं वहाँ पर, बिना पानी के खेती करते हैं एंड कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करते। 90 लाख लोगों की अगर फूड की रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 गुना ज़्यादा उससे प्रोड्यूस करते हैं। दे आर एक्सपोर्टर्स और वहाँ पर रेगिस्तान है वो। और वो टेक्नोलॉजीज़ को मैं भारत में भी लेके आने की मैंने बड़ी कोशिश करी। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, आपको मालूम है, ये भी तो जिसको बोलते हैं कि आराम से चलते हैं, दे टेक सो मच ऑफ टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम महीनों-महीनों इनके पीछे पड़े रहें। बट दिस इज़ वेयर भारत हैज़ डन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हमने एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जैसे कि मुझे कई बार ऐसे लगता है, मोदी जी को ना कोई एक सिक्स्थ सेंस है उनके पास। उनको जैसे पहले ही पता लग जाता है कि भई ये कुछ होने वाला है, पहले से ही एग्रीमेंट कर लिए इज़राइल के साथ और उसका फ़ायदा अब हमें मिलने वाला है। सुमित जी, मोदी सरकार ही है, पीएम मोदी ही हैं जो बार-बार स्किल्ड वर्कर की तरफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने 10वीं की है तो उसके बाद भी कुछ हाथ का काम सीखिए। अब देखिए ना, पहले तो इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। पहले तो सबको लगता था कि एमए, बीए कर लो और रोजगार तलाशना शुरू कर दो और कह दो सरकार ने तो नौकरियां नहीं दी। लेकिन मोदी सरकार ने सबसे पहले लोगों से कहा कि हाथ का हुनर पहचानिए, हाथ से काम करना सीखिए। कोई ना कोई काम अगर आपको आता होगा तो आपको खुद ब खुद स्वरोजगार की तरफ आप चले जाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि, और ये भी सच है कि भारत सबसे यंग कंट्री से माना जाता है। सबसे ज्यादा अगर आबादी भारत में है तो सबसे ज्यादा लोग भारत के बाहर जाकर काम कर सकते हैं। तो अब लग रहा है कि इस जो एक नई मार्केट खुलेगी, एक तरफ तो कतर को सबक दिया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर इजराइल में भारत के स्किल्ड वर्कर्स जा रहे हैं तो और कंट्रीज भी तो डिमांड करेंगे ना, जैसे आप कह रहे हैं। तो लगता है एक नई मार्केट रोजगार की दिशा में खुलेगी। अंजू जी, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम की बात करती हैं आप, कि यू शुड गो फॉर स्किल डेवलपमेंट। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, आई वर्क इन एज अ कंसल्टेंट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भी जो आपके बच्चे हैं आज की डेट में, बेशक वो अभी 5th क्लास में है, 6th क्लास में, इन्हें स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाइए। क्यों? ये चीज़ें मैं चाइना में देखता हूँ। यहाँ पर बच्चे-बच्चे को बचपन से स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। सबके पास कोई ना कोई हुनर है। आप बिलीव कीजिए, मैं आज एक मेरे क्लाइंट हैं, उनके पास मैं गया, तो वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनका एक बच्चा है जो 5th क्लास में पढ़ता है एंड ही वाज़ इन देयर फैक्ट्री। वो सारे अकाउंट्स का काम वो देख रहा था। 5th क्लास का बच्चा सारे बिलिंग का काम वो देख लेता है, पूरे वो कैलकुलेशंस कर रहा था कि भाई सारे अकाउंट्स मेरे ठीक हैं कि नहीं है। कैन यू इमेजिन कि इंडिया के अंदर 5th क्लास का बच्चा ये सब कुछ कर लेगा? नहीं करता है। तो यही एक फ़र्क है कि बचपन से जो आप आदतें डाल देंगे, अगर उसको टीवी देखने की आदत डालेंगे, वो टीवी देखता रहेगा। वीडियो गेम्स की आदत डालेंगे, वो वीडियो गेम देखता रहेगा। आपने उसकी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना है। मोदी जी ने पूरे भारत की एनर्जी को शिफ्ट कर दिया डेवलपमेंट की तरफ कि भई आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, तभी हम 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि 47 में आप मेरे से पूछोगे कि वी हैव डेवलप्ड, व्हाट नेक्स्ट? तो इसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है कि डेवलप के बाद हम क्या करेंगे। तो मोदी जी ने एक ऐसा विजन दिया है पूरे कंट्री के लिए। तो मैं यही चीज को मैं फॉरवर्ड करता हूँ माइक्रो लेवल के ऊपर, घर घर में। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन कि स्किल्स कौन से डेवलप करने हैं, आज कौन से स्किल्स चाहिए दुनिया को। अगर आपके पास वो स्किल हैं, यू कैन मेक मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने अपने वीलॉग्स के अंदर भी, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, दैट मनी मेकिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। द ओनली थिंग इज हमने कभी सीखा ही नहीं कि पैसे बनाने कैसे हैं। और ये चीज मोदी जी सिखा रहे हैं हमें। वो बोलते हैं उनको कई बार चाय वाला, लेकिन चाय वाला हार्वर्ड वालों से ज़्यादा बेटर है, कंट्री को बेटर चला रहा है, इकोनॉमी राइज कर रही है, ओनली बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स वन थिंग, आपके पास स्किल क्या है। वो भाई चाय बनाते बनाते बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे नहीं बने हैं। ही नोज द ग्राउंड रियलिटीज की राइज कैसे करते हैं लाइफ में। मेहनत करनी पड़ती है, स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, वही विजन उन्होंने भारत को दिया है। सेकेंडली, जो ये स्किल्ड लेबर है अभी, ये पूरे दुनिया में जो पहले एक पागलपन था कि किसी को भी आने दीजिए, हमें लेबर चाहिए, लेकिन वो जाकर जिसको कुछ आता ही नहीं है, वो वहां जाके क्या करेगा? वहां पे हड़कंप ही बजाएगा ना, वहां पे दंगे कराएगा और करेगा, क्योंकि कुछ और आता नहीं है। अब दुनिया उस तरफ जा रही है, जैसे अभी स्पेन में इन्होंने पाकिस्तानी पकड़ लिए जो कि वहां से गए थे इलीगली और वहां बॉम्ब बना रहे थे। स्पेन में गए हैं, इतनी डेवलप्ड कंट्री में गए हैं सिर्फ इसलिए कि एक बेटर लाइफ के लिए, और वहां जाके क्या काम कर रहे हैं? जिहाद का। जो कुछ अपने कंट्री में कर रहे थे, जिसके खिलाफ लड़ते हुए ये वहां पहुंचे हैं, वहां जाकर भी वही काम कर दिया जो इनके डीएनए में है। तो यही फर्क है भारतीयों में और बाकियों में, कि भारत के लोग कभी भी, देखिए हम लोग भी यहाँ पर, मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूँ, इट्स नॉट ईजी टू स्टे हेयर,
लेकिन हमने कभी भी सिस्टम के अगेंस्ट जाने की बात नहीं करी। वाई? हमारे डीएनए में नहीं है ये चीज़। लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तानी देखता हूँ, उनकी इज्जत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वो लड़कियों को कन्वर्ट करते रहेंगे मुस्लिम में, और एक बार कन्वर्ट कर दिया तो उन्हें बोलेंगे अब आप मुस्लिम बन गई हैं, अब आप नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मुसलमान है नहीं, वो बेचारी उनके पल्ले पड़ जाती हैं पाकिस्तानियों के, यही वो चाहते हैं। तो ये अपने उस हरकतों से बाज नहीं आ सकते, जबकि भारतीय जाता है, मेहनत करता है, अपनी लाइफ को भी बेटर करता है, और वहाँ की जो कंट्रीज के जो उनकी इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अभी आप अमेरिका देख लीजिए, 1% भारतीय हैं, 6% से ज्यादा इनकम टैक्स भारतीय भरते हैं। उसमें मुसलमान आपको कोई दिखेगा नहीं, क्रिश्चियन दिखेंगे नहीं, जनरली दे विल बी हिंदूज ओनली। क्योंकि ये सनातन का हमारा वो है कि भाई आराम से काम करो, जिंदगी अपनी भी बेटर करो, जहां पे जाओ एक नाम कमाओ। हमने बचपन से ये चीजें सुनी है, और ये चीज अब दुनिया महसूस करती है। इसलिए भारत की जो लेबर है, सीईओज हैं, मिडिल मैनेजमेंट है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और उसका फायदा लेने का तरीका एक ही है, स्किल डेवलपमेंट। सुमित जी, और ये जो समस्या है, जो नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जो फंसे हुए हैं इस वक्त कतर में, इस मामले को आपको क्या लग रहा है किस तरह से डील किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ तक पता नहीं है कि उनके ऊपर केस क्या लगाए गए हैं, बस ये बताया जा रहा है कि इजराइल के लिए जासूसी की, और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरत रही है इस मामले को लेकर। आंजा जी, पहली बात ये है, ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में हमेशा एक ही चीज काम करती है, व्हाट यू वांट एंड व्हाट वी कैन गिव। इट्स अ टू वे प्रोसेस। कतर ने अगर इतनी जल्दी से हमारे 8 नेवी के लोगों को फांसी की सजा सुना दी, कोई ट्रायल प्रॉपरली हुआ नहीं, देर इज नो डॉक्यूमेंटेशन बिहाइंड इट, क्यों किया है किसी को मालूम नहीं है। दैट मीन्स देर इज समथिंग जो कतर हमसे चाहता है। उसे भी मालूम है 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर ये काम उन्होंने कर दिया, इट इज गोइंग टू बी अ बिग डेंट फॉर मोदी जी। तो वो भी कुछ ना कुछ लीवरेज चाहते हैं मोदी जी के साथ, इसलिए उन्होंने ये किया है। वो हमारे 8 लोगों को फांसी दे देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी कतर की वो नहीं है। और इसलिए हमने भी उन्हें जैसे बोल दिया कि 1 लाख आदमी यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, क्या कतर को ये चीज़ का मालूम नहीं है? एंड वो फिल कहाँ से करेगा? ये 8 लोगों जो 1 लाख लोगों का गैप है, कहाँ से फिल करेगा? देयर इज नोबडी एल्स हु कैन फिल दैट। सो दैट मीन्स हम भी अपने पावर को दिखा रहे हैं, लीवरेज ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कतर हमसे चाहता क्या है। क्या वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका पार्ट बनना चाहता है, क्या कुछ और है? क्या वो इसलिए कर रहा है बिकॉज हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं और कतर हमास को करता है? मैं पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमास को सपोर्ट करता है। क्या इसलिए हमारे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है, या किसी और के कारण? क्योंकि कतर के जो रिलेशंस चाइना के साथ हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, एंड वी नो कि कैसे टूल किट्स क्रिएट की जा रही हैं पूरे दुनिया से मोदी जी को हराने के लिए। क्या ये उस टूल किट का पार्ट है? सो ये कई चीज़ें हैं जो मुझे समझ आती हैं कि इट कैन बी एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन वक्त बताएगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है और कतर हमसे चाहता क्या है, या किसी और ने किसी के कहने पर कतर से ये हरकत करवाने के लिए बोला है। हमारे ही देश में से जो बाहर जाते हैं हर एक महीने फॉरेन के ट्रिप करने के लिए, टूल क्रिएट कराने के लिए, क्या उनके इशारों पे हो रहा है? यू नेवर नो, टाइम बताएगा। क्योंकि वही लोग जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान भी तो गए थे, और वहां पे कौन कौन आया था मुलाकात करने के लिए, किस किस से मिले, वो तस्वीरें भी तो सामने आ रही हैं। क्योंकि भारत में तो सर जय चंदों और मीर जाफरों की कभी कमी नहीं रही। हमें बाहर के लोगों ने क्या हराना था, हमें तो हमारे अपनों ने ही हराया है। अगर अंग्रेज भी हम पर हुकूमत करते रहे इतने सालों तक, तो वो भी हमारे अपने लोगों की वजह से ही हुआ। तो क्या पता इस खेल के पीछे भी भारत के अंदर बैठे हुए वो लोग जिनको मोदी से बहुत ज्यादा चिढ़ है, जो मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं, उन्हीं का रचा हुआ ये प्रोपेगेंडा हो। कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप कोई भी चीज़ें देखती हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को जब जोड़ेंगी तो एक पूरी तार दिखती है आपको, ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। और जैसे ही कतर ने अनाउंस किया, इमीडिएटली वहाँ चले गए। उज़्बेकिस्तान में हमने आपके साथ शो भी किया था इसके ऊपर कि कौन गया था। जी। आई थिंक वी वर द फर्स्ट वंस टू टॉक अबाउट इट कि किसको मिले हैं। समांथा से मीटिंग करी है वहाँ पर, जो कि रेजीम चेंज की एक्सपर्ट है पूरी दुनिया में, और वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या बातें करी होंगी,
क्या उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, एंड यूएसए का बहुत बड़ा लीवरेज है कतर के ऊपर। सो वी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स कि ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी हरकत की जाए, क्योंकि राहुल गांधी ये हमेशा एक बात कहता है कि मेरे पास एक कार्ड है जो मोदी को हराएगा। वो कार्ड कौन सा है? कोई ना कोई ऐसी टूल किट है जिससे लोगों की जो विश्वास है या जो उनको प्यार है मोदी जी के साथ, वो खत्म हो जाए। हमारे अगर 8 नेवी के लोग वहां पर फांसी पे लटक जाते हैं, आप देखिए मोदी जी के लिए जो थोड़ी सी रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी कि भाई आप दुनिया भर में बोलते हैं कि मेरी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, और हम्म। ये आपकी डिप्लोमेसी है। तो लोगों को एक मुद्दा मिलता है, स्पेशली ऑपोजिशन को, मोदी जी को घेरने के लिए। लेकिन मोदी जी भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। अगर वो पहले प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इसराइल के अंदर ये वॉर होने वाली है और वहां पर एक्सचेंज प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था। आई थिंक सो उनके ऊपर एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर मुझे फील होती है हमेशा कि इनके पीछे है, जो उनको पहले से सिक्स सेंस में बता देती है कि क्या होने वाला है। तो अगर वो वहां पर प्रेडिक्ट कर सकते थे, तो ये राहुल गंदगी और इनकी जो सारी जमात है, ये कौन सी गंदगी फैलाने वाले हमारे देश में, वो पहले से भांप लेते हैं और उसका तोड़ और जवाब पहले से तैयार होता है। आई थिंक सो ही विल बी एबल टू विन दिस ऑल्सो। ये कुछ भी करते रहे, इनके सारे पैंतरे फेल होने वाले हैं। दिस आई कैन प्रेडिक्ट यू राइट नाउ। और सुमित जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा अलग अलग कंट्रीज में, जैसे यूक्रेन में वॉर हुई तो वहां से भी बड़े सही सलामत हमने स्पेशल फ्लाइट्स लगाई ताकि वो लोग सही सलामत देश में आए। सूडान में हमने देखा ये सब कुछ किया गया, इसराइल से भी लोगों को यहाँ पर लाया गया, फिलिस्तीन से भी। तो शायद जब वो लोग भारत आते हैं और भारत माता की जय करते हैं, मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, तो इन सबसे बर्दाश्त नहीं होता होगा ना, इनको तो बहुत ज्यादा मिर्ची लगती होगी। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए ये जो 8 नेवी के एक्स ऑफिसर्स हैं, ये तो 1 साल से कतर में कहा जाता है कि इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ये कोई नया मामला तो है नहीं, लेकिन इनको फांसी की सजा तो अचानक से सुनाई गई है। और इसराइल में जब भारत ने इसराइल को सपोर्ट करने की बात की, उसके बाद से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बना है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका लिंक किसी ना किसी ऐसे शख्स या ऐसे लोगों के साथ तो है जो भारत की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अंजू जी, पहली बात यह कि आपने बोला कि लोगों को बुलाया सूडान से, इसराइल से, आप चाइना भूल गई। जहाँ पर मैं रहता हूँ और मुझे देखा, मुझे मालूम है कि कैसे भारत की सरकार लगी हुई थी जब कोविड हुआ यहाँ पर, कैसे इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अगर हमारे आंसू निकलते थे, हमें दिखता था कि उनकी आंखों में भी आंसू हैं कि हमारे लोग तकलीफ में हैं। हमें राशन पहुंचाने का काम हो, मास्क पहुंचाने का काम हो, हमें यहाँ से निकाल कर भारत में लेके जाने का काम हो, इन्होंने इतना ब्यूटीफुली किया है। जैसे ही हल्का सा मुझे लगा कि मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है, दे अरेंज्ड अ फ्लाइट इन 2 आवर्स। और ये भी नहीं था कि हमसे कोई 5 गुना 10 गुना पैसे लिए हों, जो नॉर्मल प्राइस था उससे भी कम में ये हमें भारत में लेकर गए। इसी को बोलते हैं अपनी गवर्नमेंट, जो हमारे लिए दर्द हो जिनको। और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है सारा टाइम हमारे टच में थी, इसलिए हम भी अगर रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी को, जबकि हम तो वोट भी देते नहीं है मोदी जी को, वी आर यूजलेस फॉर हिम। हम बाहर रहते हैं, कभी कई बार वहां पर आ नहीं सकते, बिकॉज ऑफ प्री एंगेजमेंट्स फॉर द इलेक्शंस। तो फिर भी अगर हमारे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो इसलिए हमें प्यार है। और यही चीज ऑपोजिशन को तंग करती है कि मोदी जी को लोग प्यार करते क्यों हैं। प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, उन्हें भी हमारे लिए उतना ही दर्द है। जब आप हमारे लिए दर्द रखेंगे तो हम भी आपके लिए दर्द रखेंगे। अंजू जी, देखिए कितने और लोग हैं, मुझे बुलाते हैं अपने शोज के ऊपर। आई समटाइम्स से नो, मेरे पास टाइम नहीं होता, बट बिकॉज मुझे लगता है जब मैं आपके शो पे आता हूँ, मुझे दिखती है वो भारत के लिए प्यार दिखता है, एक जज्बा है। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये देश को आगे लेके जाना है, इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और जो तरक्की का रास्ता अभी मोदी जी ने दिखाया है, ये आगे बढ़ना चाहिए। आई ऑल्सो से यस टू यू। कई बार रात को 1 बजे भी आप मुझे होती है तो वी डू द शो कि कल सुबह आपने डालना है। सो ये जो चीजें हैं, यही चीज होती है। देखिए ये 2 वे प्रोसेस है। आज हम राहुल गंदगी के साथ, हम गंदगी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, जबकि करना नहीं चाहिए। इतनी पुरानी फैमिली है जिन्होंने राज किया हमारे ऊपर। यही फर्क है कि हम उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड ही फील नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कनेक्शन ही कभी क्रिएट नहीं किया, ना भारत के साथ, ना भारत की संस्कृति के साथ, ना हमारे किसी भी चीज के साथ नहीं। उन्होंने राज किया, अगर सेवा की है तो मोदी जी ने की है, और इसलिए हम भी उनके साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं। और यही चीजें ऑपोजिशन को तंग करती हैं।
बिल्कुल, यही चीज़ें अपोज़िशन को तंग करती हैं और 2024 बिल्कुल सिर पर है। और जैसा कि हम अपने प्रोग्राम्स में कई बार कहते हैं, आप कई बार कहते हैं कि अभी तो पता नहीं कितने सारे टूल किट आएँगे। अभी तो ये जो नया टूल किट कतर वाला है, इसका जवाब तो ख़ैर मोदी सरकार बड़े अच्छे तरीके से दे रही है, डिप्लोमैटिकली दे रही है। और ये मार जो है 1 लाख वर्कर अगर वहाँ से चले जाते हैं, तो ये मार कई सेक्टर्स को लगेगी कतर के। और उसके बाद कतर सीधा खड़ा हो पाएगा या नहीं इकोनॉमिकली, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर यही तो मोदी सरकार की काम करने का तरीका है कि सीधे बात करते रहिए, लेकिन पीछे से हम कहते हैं ना, वो पंजाब में गुज मार, ये बिल्कुल उसी अंजू तरह जी, की मार जिसको कि कतर को समझना होगा। लेकिन हम लोग फिलहाल तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो 8 नेवल ऑफिसर वहां पर मौजूद हैं, वो सही सलामत रहें और भारत सरकार उनको सही सलामत स्वदेश ले आए। आपने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की, तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। सुमित जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम।